हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू इन ब्लूसम बायोलॉजी। हम पढ़ रहे हैं जैव प्रक्रम, कक्षा 10th का साइंस का 6th चैप्टर जैव प्रक्रम हम पढ़ रहे हैं। जीव अपना पोषण कैसे करेंगे, इसमें हम पोषण पढ़ेंगे। पोषण में के अलग अलग तरह के जीव किस प्रकार से अपना पोषण करते हैं, कैसे वो भोजन ग्रहण करते हैं, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। क्योंकि भोजन और उसके अंतर्ग्रहण की विधि भिन्न है, अतः विभिन्न जीवों में पाचन तंत्र भी भिन्न है। एक कोशिकीय जीवों में भोजन संपूर्ण सतह से लिया जा सकता है, लेकिन जीव की जटिलता बढ़ने के साथ साथ विभिन्न कार्य करने वाले अंग विशिष्ट हो जाती है। एक कोशिकीय जो जीव हैं उनकी संपूर्ण सतह वातावरण के पर्यावरण के संपर्क में रहती है, तो उनका भोजन करने का, गैसों का आदान प्रदान करने का सब काम किसके थ्रू होता है, उस सतह के थ्रू होता है। लेकिन जैसे जैसे जीवों की जटिलता बढ़ती है तो उनके अंग होते हैं विशिष्ट कार्य करने के लिए। उदाहरण के लिए अमीबा कोशिकीय सतह से उंगली जैसे अस्थायी प्रवर्ध की मदद से भोजन ग्रहण करता है। जैसे यहाँ पर डायग्राम में दे रखा है, देखिए ये अमीबा है। अमीबा में ये देखिए ये उंगली जैसे प्रवर्ध हैं, जिनको कि पादाब या कूटपाद कहते हैं। इनके थ्रू अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है। कैसे करता है हम पढ़ते हैं। यह प्रवर्ध भोजन के कणों को घेर लेते हैं और संगलित होकर खाद्य रिक्तिका बनाते हैं। ये क्या करते हैं, जब भोजन ग्रहण करना होता है, क्योंकि अस्थायी प्रवर्ध होते हैं ये, तो उसी टाइम निकलते हैं जिस टाइम के भोजन ग्रहण करना होता है। तो ये भोजन के कणों को चारों ओर से घेर लेते हैं और फिर संकलित होकर यानी इकट्ठा होकर एक खाद्य रिक्तिका बना लेते हैं। खाद्य रिक्तिका के अंदर जटिल पदार्थों का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है। वो जो खाद्य रिक्तिका होती है उसमें कुछ रसायन होते हैं जिनसे कि उस भोजन के जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में विभाजित किया जाता है और वे कोशिका द्रव्य में विस्तृत हो जाते हैं। पचा हुआ अपच्य पदार्थ कोशिका की सतह की ओर गति करता है और शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। अब सरल पदार्थों में विघटित तो हो जाता है भोजन, उसके बाद वो कोशिका द्रव्य में चला जाता है और जो पचने के बाद जो पदार्थ बचता है, बेकार वेस्ट मटेरियल बचता है, वो कहाँ चला जाता है, वो कोशिका की सतह की ओर गति करता है। क्यों? क्योंकि जो एक कोशिकीय जीव होते हैं उनमें भोजन ग्रहण भी सतह के द्वारा ही होता है और भोजन का निष्कासन भी, अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन भी सतह के द्वारा ही होता है। पैरामीशियम भी एक कोशिक जीव है। दूसरी तरह का एक और जीव है पैरामीशियम, वो भी एक कोशिकीय होता है। इसकी कोशिका का एक निश्चित आकार होता है तथा भोजन एक विशिष्ट स्थान से ही ग्रहण किया जाता है। भोजन इस स्थान तक पक्षमाभ की गति द्वारा पहुंचता है, जो कोशिका की पूरी सतह को ढके रहता है। पक्षमाभ होते हैं उसमें गति करने के लिए, किसमें, पैरामीशियम में। तो भोजन इस स्थान तक पक्षमाभ की गति यानी वो पक्षमाभ पकड़ के और भोजन को कोशिका की सतह तक ले आते हैं और फिर उसके बाद वो भोजन अंदर चला जाता है। अब अमीबा का हम चित्र देखते हैं कि वो किस तरह से भोजन करता है। अमीबा को देखिए आप, ये एक कोशिकीय कोशिका होती है अमीबा में, जिसमें ये बीच में केंद्रक दिखाई दे रहा है और ये बाहर आपको दिख रहा है ये भोजन का कोई कण है। इस भोजन के कण को अमीबा को अंदर लेना है तो क्या होगा कि इसके शरीर से ये प्रवर्ध जैसी संरचना दिखाई देगी। पादाब या इनको कूटपाद भी कहते हैं और ये उसी समय निकलते हैं जिस समय की भोजन ग्रहण करना होता है अमीबा को। उसके बाद ये चारों तरफ से भोजन के कण को घेर लेते हैं, जैसे कि यहाँ घेर रखा है, और फिर ये अंदर ले लिया जाता है। ये भोजन का कण आपको दिखाई दे रहा होगा चित्र में, ये अंदर ले लिया जाता है। तो इस तरह से एक कोशिकीय जीव अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है। अब आगे हम पढ़ेंगे मनुष्य में पोषण। देखिए ये हमने एक कोशिकीय जीव में पढ़ा पोषण, अब हम पढ़ेंगे मनुष्य में पोषण। आहार नाल मूल रूप से मुंह से गुदा तक विस्तृत एक लंबी नली है। हमारी जो आहार नाल है वो मुंह से शुरू होती है और जहाँ से हम वेस्ट मटेरियल निकालते हैं उसको गुदा कहते हैं। तो मुंह से गुदा तक विस्तृत बहुत लंबी एक नली होती है। चित्र 6.6 में हम इस नली के विभिन्न भागों को देख सकते हैं। जो भोजन हमारे शरीर में एक बार प्रविष्ट हो जाता है उसका क्या होता है, हम यहाँ इस प्रक्रम की चर्चा करते हैं।
यानी कि भोजन हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है, उसके बाद उस भोजन के साथ क्या होता है, उसका पाचन कैसे होता है, इस प्रक्रम में हम इसकी चर्चा करेंगे। तो विस्तृत रूप से हम मनुष्य में भोजन का पाचन किस तरह से होता है, भोजन किस तरह से ग्रहण किया जाता है, ये हम पढ़ेंगे। ये देखिए, आपको ये चित्र दिखाई दे रहा है। इस चित्र में देखिए, ये आपको मुख दिखाई दे रहा है और ये गुदा द्वार है जिसके द्वारा कि अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकाला जाता है। ये हमारी जीवा है। उसके बाद ये मुख कहाँ खुलता है, ग्रसिका में खुलता है, और ये ग्रसिका सीधे आमाशय में जाती है। आमाशय से ये शुद्धांत्र यानी कि छोटी आंत में खुलती है, और छोटी आंत किस में खुलती है, छोटी आंत बड़ी आंत में खुलती है। ये जो है ये बड़ी आंत है, और उसके बाद बड़ी आंत किस में खुलती है, गुदा द्वार में खुल जाती है। और इसके अलावा हमारे भोजन के पाचन के लिए कई तरह की ग्रंथियाँ होती है, जैसे ये है पित्ताशय है, और इसमें पित्त नली होती है, ये यकृत है, और ये अग्नाशय है। तो ये सब हमारे भोजन के पाचन के लिए सहायक ग्रंथियाँ होती है। अब हम अध्ययन करते हैं इसका कि किस तरह से भोजन का पाचन होता है। हम तरह तरह के भोजन खाते हैं जिन्हें उसी भोजन नली से गुजरना होता है। प्राकृतिक रूप से भोजन को एक प्रक्रम से गुजरना होता है जिससे वह उसी प्रकार के छोटे छोटे कणों में बदल जाता है। इसे हम दांतों से चबाकर पूरा कर लेते हैं। जब हम भोजन करते हैं तो मुंह में जब भोजन जाता है तो हम उसको छोटे छोटे कणों में बदल देते हैं दांतों से चबाकर, क्योंकि आहार का आस्तर बहुत कोमल होता है। क्योंकि जो हम आहार लेते हैं, भोजन लेते हैं, वो सॉफ्ट होता है, कोमल होता है, अतः भोजन को गीला किया जाता है ताकि इसका मार्ग आसान हो जाए। तो भोजन को गीला किया जाता है। अब भोजन को गीला कैसे किया जाता है, जब हम अपने पसंद का भोजन करते हैं, कोई भी पदार्थ हमारे मुंह में जाता है तो हमारे मुंह में पानी आने लग जाता है, और यह वास्तव में केवल जल नहीं, यह लाला ग्रंथि से निकलने वाला एक रस होता है जिसे लाला रस या लार कहते हैं। जैसे ही हम स्वादिष्ट भोजन करते हैं या भोजन हमारे मुंह में रखते हैं, वैसे ही हमारी लार ग्रंथियों से लार निकलना शुरू हो जाती है। जिस भोजन को हम खाते हैं उसका दूसरा पहलू उसकी जटिल रचना है। ये लार क्यों निकलती है, क्योंकि जो हम भोजन खाते हैं वो जटिल संरचना होती है उस भोजन की। यदि इसका अवशोषण आहार नाल द्वारा करना है तो इसे छोटे अणुओं में खंडित करना होगा। जो भोजन हमारा बना हुआ होता है वो जटिल कार्बनिक अणुओं से बना हुआ होता है, इसलिए उन्हें छोटे छोटे अणुओं में खंडित करना होता है जिससे कि उसका अवशोषण आसानी से हो जाए। ये काम जैव उत्प्रेरक द्वारा किया जाता है, और इन जैव उत्प्रेरक को क्या कहा जाता है, एंजाइम कहा जाता है। लार में भी एक एंजाइम होता है जिसे लार एमाइलेज कहते हैं। हमारी लार में भी थोड़ा सा पाचन, भोजन का थोड़ा सा पाचन कहाँ पर होता है, हमारी लार में भी होता है। तो लार में जो एंजाइम होता है उसे एमाइलेज कहते हैं, और ये एमाइलेज क्या करता है, मंड यानी कि स्टार्च को, जटिल अणु को शर्करा में खंडित कर देता है, स्टार्च के जटिल अणुओं को ग्लूकोज में बदल देता है। भोजन को चबाने के दौरान पेशीय जिह्वा भोजन को लार के साथ पूरी तरह मिला देती है। जीभ का क्या कार्य है हमारे भोजन के लिए, कि ये लार को पूर्ण रूप से मिला देती है भोजन के साथ, जिससे कि भोजन गीला हो जाता है अच्छी तरह और उसको निगलने में परेशानी नहीं होती है। आहार नली के हर भाग में भोजन की नियमित रूप से गति उसके सही ढंग से प्रक्रमित होने के लिए आवश्यक है। हमारे आहार नाल में नियमित रूप से गति होती है, और यह क्रमाकुंचन गति पूरी भोजन नली में होती है। इस गति को क्या कहते हैं, क्रमाकुंचन गति कहते हैं। और ये क्रमाकुंचक गति पूरी भोजन नली में होती है जिससे कि भोजन आसानी से आगे बढ़ता रहे। मुंह से आमाशय तक भोजन ग्रसिका या इसोफेगस द्वारा ले जाया जाता है। मुंह के बाद ग्रसिका होती है और ग्रसिका के बाद आमाशय होता है। तो आमाशय में भोजन किसके द्वारा पहुंचता है, ग्रसिका के द्वारा। आमाशय एक वृत्त अंग है जो कि भोजन के आने पर फैल जाता है। आमाशय की पेशीय भित्ति भोजन को अन्य पाचक रसों के साथ मिश्रित करने में सहायक होती है। आमाशय की जो भित्ति होती है, अंदर की जो दीवार होती है आमाशय की, उसमें कई तरह के पाचक रस होते हैं, और वो जैसे ही भोजन वहाँ पहुँचता है वो पाचक रस स्रावित हो जाते हैं भोजन के ऊपर और भोजन को पचाने में मदद करते हैं। ये पाचक कार्य आमाशय की भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथियों के द्वारा संपन्न होते हैं। आमाशय की जो भित्ति है उसमें जठर ग्रंथियां होती है, और इन जठर ग्रंथियों में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल
प्रोटीन पाचक एंजाइम जिसको कि पेप्सिन कहते हैं और श्लेष्मा का स्त्रावण करते हैं। ये 3 तरह के जो रसायन है वो स्त्रावित होते हैं भोजन के पहुंचने के बाद। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या कार्य करता है? ये अम्लीय माध्यम तैयार करता है भोजन के लिए, जो किस लिए आवश्यक है? जो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायक होता है। प्रोटीन का पाचन करता है पेप्सिन, और पेप्सिन जब भी कार्य करेगा जबकि उस अमाशय का माध्यम कैसा बन जाएगा? अम्लीय बन जाएगा। आपके विचार में अम्ल और कौन सा कार्य करता है? इसके अलावा अम्ल क्या कार्य करता है? एक तो प्रोटीन का पाचन करने में उसका माध्यम तैयार करता है, दूसरा सामान्य परिस्थितियों में श्लेष्मा अमाशय के आंतरिक स्तर की अम्ल से रक्षा करता है, और अम्ल भोजन को पचाने में भी सहायता करता है। इसके अलावा जो श्लेष्मा होता है वो क्या करता है? अम्ल से रक्षा करता है, क्योंकि जब अम्ल भोजन को पचा सकता है तो वो अमाशय की भित्ति को भी पचा सकता है। तो इसलिए अमाशय की भित्ति अम्ल से पाचित नहीं हो, इसलिए श्लेष्मा होता है वो अम्ल से रक्षा करता है। हमने बहुधा वयस्कों को एसिडिटी या अम्लता की शिकायत करते हुए सुना होगा। क्या इसका संबंध उपरोक्त वर्णित विषय से तो नहीं? कई बार लोग शिकायत करते हैं कि मेरे एसिडिटी हो रही है या अम्लता हो रही है। वो किस वजह से हो जाती है? जब हम कुछ खट्टा ज़्यादा खा लेते हैं या ज़्यादा भोजन हो जाता है, वो पच नहीं पाता है और हमारे शरीर से, हमारे अमाशय से ज़्यादा अम्ल का स्रावण हो जाता है, तो उस स्थिति में एसिडिटी हो जाती है और एसिडिटी की शिकायत लोगों के द्वारा सुनी जाती है। तो उसमें हमको क्षार लेना पड़ता है ताकि वो अम्लता को खत्म कर दे, उसको उदासीन कर दे। अमाशय से भोजन अब शुद्धांत्र में पहुंचता है। शुद्धांत्र यानी छोटी आंत, जो छोटी आंत है उसमें भोजन पहुंचता है अमाशय से। यह अवरोधनी पेशी द्वारा नियंत्रित रहता है। अमाशय और शुद्धांत्र के बीच में अवरोधनी पेशी होती है जिसके द्वारा यह नियंत्रित होता है। शुद्धांत्र आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। अत्यधिक कुंडलित होने के कारण यह संहत स्थान में अवस्थित होता है। ये बहुत कुंडलित होता है और एक ही जगह पर स्थित रहता है। जैसा कि आपने चित्र में देखा है, ये कुंडलित जो संरचना है ये क्या है? ये शुद्धांत्र है। ये जो कुंडलित संरचना आपको दिखाई दे रही है ये शुद्धांत्र है और ये इसके अंदर ही कुंडलित रहती है। ये सबसे लंबा भाग होता है। विभिन्न जंतुओं में शुद्धांत्र की लंबाई उनके भोजन के प्रकार के अनुसार अलग अलग होती है। घास खाने वाले शाकाहारी का सेल्यूलोज पचाने के लिए लंबी शुद्धांत्र की आवश्यकता होती है। जो जीव जंतु घास खाते हैं, शाकाहारी होते हैं, उनमें हरी पत्तियों में इनमें सेल्यूलोज ज़्यादा होता है, तो सेल्यूलोज को पचाने के लिए लंबी शुद्धांत्र की आवश्यकता होती है। तो शाकाहारी जंतुओं में शुद्धांत्र बहुत लंबी होती है। मांस का पाचन सरल होता है, अतः बाघ जैसे मांसाहारी की शुद्धांत्र छोटी होती है। अब शुद्धांत्र में क्या कार्य होता है भोजन पर? शुद्धांत्र कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के पूर्ण पाचन का स्थान है। इस कार्य के लिए यह यकृत तथा अग्नाशय से स्त्रावण प्राप्त करती है। शुद्धांत्र में किस किस का पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन होता है। इसके अलावा प्रोटीन का पाचन होता है और वसा का पूर्ण पाचन होता है। इस कार्य के लिए यह यकृत और अग्नाशय से स्रावन प्राप्त करती है। यकृत और अग्नाशय दो ग्रंथियां हैं जिनसे कि कुछ एंजाइम स्रावित होते हैं। अमाशय से आने वाला भोजन अम्लीय है। अमाशय से जो भोजन, क्योंकि अमाशय में कौन सा अम्ल स्रावित होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो उसका जो भोजन का माध्यम बन गया है वो अम्लीय है, तो भोजन कैसा हो गया? अम्लीय। और अग्नाशयी एंजाइमों की क्रिया के लिए उसे क्षारीय बनाया जाता है। अग्नाशय जो ग्रंथि है उससे एंजाइम प्राप्त करते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? वो किस माध्यम में कार्य करते हैं? वो क्षारीय माध्यम में कार्य करते हैं। यकृत से स्रावित पित्तरस इस कार्य को करता है। यह कार्य वसा पर क्रिया करने के अतिरिक्त है। यकृत से जो पित्तरस स्रावित होता है वो क्या कार्य करता है? वो वसा पर क्रिया करता है, लेकिन उसके अलावा वो क्षारीय माध्यम भी उत्पन्न करता है। तो छोटी आंत में क्षारीय माध्यम किसके द्वारा उत्पन्न करा जाता है? पित्तरस के द्वारा। शुद्धांत्र में वसा बड़ी गोलिकाओं के रूप में होती है जिससे उस पर एंजाइम का कार्य करना मुश्किल होता है। पित्त लवण उन्हें छोटी गोलिकाओं में खंडित कर देता है जिससे एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। पित्तरस का क्या कार्य है?
कि वो वसा की बड़ी बड़ी गोलिकाओं को छोटी छोटी गोलिकाओं में बदल देता है, जिससे कि उस पर एंजाइम क्रिया कर सके। यह साबुन का मेल पर इमल्सीकरण की तरह है, जिसके विषय में हम अध्याय 4 में पढ़ चुके हैं। अग्नाशय अग्नाशयी रस का स्त्रवण करता है। अग्नाशय से क्या निकलता है? अग्नाशयी रस निकलता है, जिसमें प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम होता है तथा इमल्सीकृत वसा का पाचन करने के लिए लाइपेज एंजाइम होता है। देखिए, अग्नाशय से दो तरह के रस निकलते हैं। एक तो प्रोटीन का पाचन किससे होता है? ट्रिप्सिन एंजाइम से, जो अग्नाशय से निकलता है। दूसरा, वसा का पाचन किससे होता है? लाइपेज से, जो भी अग्नाशय रस में होता है। तो दो तरह के एंजाइम होते हैं अग्नाशय रस में, ट्रिप्सिन और लाइपेज। ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है और लाइपेज वसा का पाचन करता है। क्षुधांत्र की भित्ति में ग्रंथि होती है जो आंत्र रस स्रावित करती है। अब इसके अलावा यकृत एक ग्रंथि है, अग्नाशय ग्रंथि है, वो दोनों भी क्या करती है? वो दोनों भी पाचक रसों को स्रावित करती है। इसके अलावा आंत की जो दीवार है, उससे भी आंत की दीवार से भी रस स्रावित होते हैं, जिसमें उपस्थित एंजाइम अंत में प्रोटीन को एमिनो अम्ल में, जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में और वसा को वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देते हैं। जो छोटी आंत है, उसकी भित्ति में जो आंत्र रस होता है, वो अंत में प्रोटीन का पाचन किस में कर देता है? एमिनो अम्ल में कर देता है, और कार्बोहाइड्रेट का पाचन ग्लूकोज में और वसा का पाचन वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में कर देता है। तो इस तरह से छोटी आंत में क्या होता है? पाचन होता है। पाचित भोजन को आंत्र की भित्ति अवशोषित कर लेती है। अब भोजन पच गया, उसके बाद क्या होगा? वो आंत की थोड़ा बहुत अवशोषण छोटी आंत में भी होता है, इसलिए आंत की भित्ति इसका अवशोषण कर लेती है। क्षुधांत्र के आंतरिक आस्तर पर अनेक उंगली जैसे प्रवर्ध होते हैं, जिसे दीर्घरोम कहते हैं, और ये दीर्घरोम क्या करते हैं? अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। दीर्घरोम में रुधिर वाहिकाओं की बहुतायतता होती है, जो भोजन को अवशोषित करके शरीर की प्रत्येक कोशिका में तक पहुंचाते हैं। देखिए, क्षुधांत्र का क्या कार्य है? क्षुधांत्र में आंत की भित्ति पाचित भोजन का अवशोषण करती है, क्योंकि उसमें उंगली जैसे दीर्घरोम पाए जाते हैं, और वो ज्यादा से ज्यादा अवशोषण करने के लिए सतही क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। दीर्घरोम में रुधिर वाहिकाएं होती है, और वो भोजन को अवशोषित करके प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाती है। यहाँ इसका उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने, नए ऊतकों का निर्माण करने और पुराने ऊतकों की मरम्मत करने में किया जाता है। कहाँ पर? कोशिका में। जब कोशिका में भोजन पहुंच जाता है, तो वहाँ पर ऊर्जा प्राप्त होती है हमको, उससे नए ऊतकों का ऑक्सीडेशन होता है, क्योंकि भोजन का वहाँ पर, और उससे ऊर्जा प्राप्त होती है। नए ऊतकों का निर्माण होता है, पुराने ऊतकों की मरम्मत होती है। इसके बाद जो भोजन है, वो कहाँ पहुँचता है हमारा भोजन? उसके बाद बिना पचा हुआ भोजन वृद्धांत्र में भेज दिया जाता है, जहाँ अधिसंख्य दीर्घरोम होते हैं, जो इस पदार्थ में से जल का अवशोषण करते हैं। अब वृद्धांत्र में बिना पचा हुआ जो भोजन अब बचा है, वो वृद्धांत्र में पहुंच जाएगा। वहाँ पर और भी बहुत सारे दीर्घरोम होते हैं, और वो जल का अवशोषण करते हैं। अन्य पदार्थ गुदा द्वारा, जो अपशिष्ट पदार्थ अब बचे हैं, वो गुदा द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं। इस वर्ज्य पदार्थ का बहिक्षेपण गुदा अवरोधनी द्वारा किया जाता है। ये जो गुदा अवरोधनी है, वो नियंत्रित बहिक्षेपण यानी उनको बाहर भेजने का जो कार्य है, वो गुदा अवरोधनी द्वारा किया जाता है। एक तरह का कंट्रोल करने वाला, नियंत्रण करने वाले गुदा अवरोधनी होती है, जिसके द्वारा इस वर्ज्य पदार्थ का नियंत्रण किया जाता है। दंत शरण। दंत शरण या दंत क्षय इनेमल तथा डेंटिन के शनै शनै मृदुकरण के कारण होता है। दंत शरण या दंत क्षय यानी दांतों का क्षय, दांतों का खत्म होना। दांतों पर इनेमल की या डेंटिन जिसको कहते हैं, उसकी परत होती है, वो धीरे धीरे क्या हो जाती है? मृदु यानी कोमल हो जाती है। सबसे कठोर हमारे शरीर का अंग होता है इनेमल। इसका प्रारंभ होता है जब जीवाणु शर्करा पर क्रिया करके अम्ल बनाते हैं, तब इनेमल मृदु और विखनिजीकृत हो जाता है। जब हम खाना खाते हैं, तो हम उसमें मीठा भी खाते हैं, सभी तरह का भोजन करते हैं, तो जीवाणु क्या करते हैं? हमारे मुंह में खाद्य कण रह जाते हैं, तो जीवाणु शर्करा पर कार्य करते हैं और उसका अम्ल बना देते हैं, और उस अम्ल से क्या होगा? ये डेंटिन उसमें घुलता जाता है, जिससे वो मृदु हो जाता है। अनेक जीवाणु कोशिका खाद्य कणों के साथ मिलकर दांतों पर चिपक कर दंत प्लांक बना लेते हैं। जब रात को हम भोजन करके और कुल्ला नहीं करते,
मंजन नहीं करते तो ये खाद्य कण हमारे दांतों पर चिपक जाते हैं और दंत प्लाक बना लेते हैं। ये प्लाक दांतों को क्या कर देता है, ढक लेता है। इसलिए जो लार है अम्ल को उदासीन करने के लिए दंत की सतह पर नहीं पहुंच पाती है। इससे पहले कि जीवाणु अम्ल पैदा करे, भोजन उपरांत दांतों में ब्रश करने से प्लाक हट सकता है। यदि अनुपचारित रहता है तो सूक्ष्मजीव मज्जा में प्रवेश कर सकते हैं और जलन व संक्रमण पैदा कर सकते हैं। तो ये जो दंत प्लाक पैदा हो जाता है, अगर हम भोजन करने के उपरांत दांतों में ब्रश नहीं करेंगे, करते रहेंगे तो ये प्लाक हट जाता है और जीवाणु उस पर अम्ल पैदा नहीं कर सकते हैं। और लेकिन अगर हम भोजन के बाद ब्रश नहीं करेंगे तो ये जीवाणु क्या करेंगे, हमारे मसूड़ों में अंदर प्रवेश कर जाएंगे और फिर उससे संक्रमण या इन्फेक्शन पैदा हो जाएगा और दांतों में परेशानी हो जाएगी, दांतों की बीमारियां पैदा हो जाएगी। अब नीचे कुछ प्रश्न है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे, हमारा अगला टॉपिक क्या है, श्वसन, वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।